स्टार्ट करते हैं। पैरेललोग्राम लॉ से स्टार्ट। तो देखिए पैरेललोग्राम लॉ क्या कहता है, कुछ कंडीशंस देखिए, क्राइटेरिया क्या क्या है पैरेललोग्राम लॉ यूज करने के लिए। क्राइटेरिया टू यूज पैरेललोग्राम लॉ, क्राइटेरिया टू यूज पैरेललोग्राम। देखिए पैरेललोग्राम लॉ यूज करने के दो क्राइटेरिया। पहला क्राइटेरिया, पैरेललोग्राम लॉ यूज कर आप एक बार में दो ही वेक्टर्स ऐड कर सकते हैं, दो से ज्यादा वेक्टर्स ऐड नहीं होंगे। It can deal with only two vectors at a time. Two vectors at a time. भाई ये पॉसिबल नहीं है कि आप पैरेललोग्राम लॉ यूज करें और तीन चार वेक्टर्स ऐड करना शुरू कर दें ना। पैरेललोग्राम लॉ यूज कर आप एक बार में सिर्फ दो वेक्टर्स ऐड कर सकते हैं, दो से ज्यादा वेक्टर्स एक बार में ऐड नहीं किए जा सकते। दूसरी कंडीशन ये है, इट डील विद कोइनिशियल वेक्टर्स, कि जो दोनों वेक्टर्स होने चाहिए वो दोनों वेक्टर्स कोइनिशियल होने चाहिए। मींस दोनों वेक्टर्स का स्टार्टिंग पॉइंट सेम होगा। कोइनिशियल वेक्टर्स, दोनों वेक्टर्स का स्टार्टिंग पॉइंट सेम होगा। सो पैरेललोग्राम लॉ यूज करने की ये कंडीशन है कि आपके पास दो वेक्टर्स होने चाहिए एंड दे आर कोइनिशियल। ये फर्स्ट वेक्टर है, ये सेकंड वेक्टर है, दोनों कोइनिशियल वेक्टर, दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट देखो सेम आ रहा है। सो दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी, एंगल बिटवीन देम इज थीटा। इन्हें ऐड करने के लिए आप पैरेललोग्राम लॉ यूज कर सकते हैं। अब कैसे अप्लाई करेंगे पैरेललोग्राम लॉ? तो पैरेललोग्राम लॉ सबसे पहले कहता है ये जो वेक्टर्स दिए हैं इनके पैरेलल वेक्टर्स लो और एक पैरेललोग्राम कंप्लीट करो। तो मैंने यहां पर वेक्टर ए के बी के पैरेलल एक वेक्टर लिया, यहां एक वेक्टर लिया वेक्टर ए के पैरेलल, और ये पैरेललोग्राम कंप्लीट कर दिया। सो यहां पर मैंने एक पैरेललोग्राम कंप्लीट कर दिया। देखो प्योर ज्योमेट्री है, आपका मोटिव क्या है? ए और बी को ऐड करना। ए और बी को ऐड करने के बाद जो भी वेक्टर आएगा उस वेक्टर को आप पैरेललोग्राम के डायगोनल से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये जो डायगोनल है पैरेललोग्राम का, ये डायगोनल आपको देगा रिजल्टेंट वेक्टर आर, विच इज बेसिकली वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो पैरेललोग्राम लॉ कहता है अगर आपको दो वेक्टर्स दिए हुए, उन वेक्टर्स को आपने पैरेललोग्राम की दो साइड से रिप्रेजेंट किया हुआ विच आर कोइनिशियल, तो जो रिजल्टेंट होगा वो पैरेललोग्राम का डायगोनल होगा। अगर आप ये डायगोनल कैलकुलेट कर सकते हैं तो आप रिजल्टेंट कैलकुलेट करें। तो मैं जरा लिख रहा हूं स्टेटमेंट। So according to parallelogram law, if two vectors acting at a point are represented in magnitude and direction, are represented in magnitude and direction by sides of parallelogram, sides of parallelogram
in same order, sorry, parallelogram drawn from same origin, then their resultant can be represented by diagonal of parallelogram from same origin. So अगर आपने दो वेक्टर्स को रिप्रेजेंट किया पैरेललोग्राम की दो साइड से जो किसी एंगल थीटा पर है, तो जो डायगोनल होगा वो रिजल्टेंट वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा फ्रॉम द सेम ओरिजिन. दैट इज पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. अब इशू ये उठता है कि अच्छा इससे नंबर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे. मान लो एक फोर्स 2 न्यूटन है, मैं कहता हूं एक फोर्स 5 न्यूटन है, 60 डिग्री पर है. रिजल्टेंट क्या आएगा, रिजल्टेंट कैसे कैलकुलेट होगा, वो अभी नेक्स्ट स्टेप्स में सीखेंगे कि इनको नंबर्स में कैसे कन्वर्ट करते. पहले बताइए ज्योमेट्री समझ में आई कि जो भी आपका रिजल्टेंट है वो डायगोनल से रिप्रेजेंट होगा. यहां तक क्लियर है सबका. चलिए इतना लिख लीजिए, इतना हो जाए तो मुझे बताइए, फिर नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं. हिमांशु तुम सैटरडे थे क्लास में. जॉन तुम सैटरडे क्लास में नहीं थे, तुमने वेक्टर मिस कर दिया. चलो जी लिख लिया सबने. इतना लिख लिया तो नेक्स्ट स्लाइड देखिए. अब देखिए आपको करना क्या है, इन दो वेक्टर्स को ऐड करना है ए और बी, और इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करने के बाद लिखिए हम सब. हाँ इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करना है. ये जो वेक्टर आर है इसे कहते हैं रिजल्टेंट वेक्टर. दिस आर इज नोन एज रिजल्टेंट वेक्टर. और ये जो एडिशन है ये नॉर्मल एडिशन नहीं है, दिस इज वेक्टर एडिशन. इस वेक्टर एडिशन को सॉल्व करने के तीन मेथड्स होते हैं, तीन स्टेप्स होते हैं. पहला स्टेप है स्टेप 1 ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन. स्टेप 1 इज ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन, कि पहले आप ज्योमेट्रिकली ड्रॉ करके दिखाओगे रिजल्टेंट वेक्टर दिखता कैसे. सो दैट इज बेसिकली योर स्टेप 1. ये मैंने यहां करके दिखा दिया, रिप्रेजेंट कर दिया. स्टेप 2 है कैलकुलेशन ऑफ मैग्नीट्यूड. आपको मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना. तो मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने के लिए देखो इसी फिगर में देखो, हर वेक्टर को आप पैरेललोग्राम की साइड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. इसे O कह दीजिए, इसे P कह दीजिए, इसे Q कह दो और इसे S कह दो. तो देखो यहां जो साइड OS है इसकी लेंथ वेक्टर A के मैग्नीट्यूड की इक्वल है. जी अजलान, आपको खुद दिख जाएगा, विदाउट डायग्राम आप कैलकुलेट नहीं कर सकते. अभी दिख जाएगा आपको कि अगर डायग्राम ना हो तो आप कैलकुलेट कर ही नहीं पाएंगे. सो OS वेक्टर A के मैग्नीट्यूड के इक्वल है, PQ पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है. तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो कि OS और PQ इक्वल, और ये वेक्टर A के मैग्नीट्यूड के इक्वल.
अब मैग्नीट्यूड आप ऐसे रिप्रेजेंट करो या ऐसे रिप्रेजेंट करो, दैट्स द सेम थिंग। इसी तरह से आप यहां देखो ओपी और एस क्यू ये दोनों इक्वल है वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड्स के इक्वल है। ओपी और एस क्यू दोनों इक्वल है वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड के। दिस इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, और इसे आप बी कहते हैं। सो ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकेंड इक्वेशन है। अब बताओ कि मुझे डायगोनल कौन सी साइड शो करे। आर का मैग्नीट्यूड कौन सी साइड शो करे, मैग्नीट्यूड ऑफ आर। हाँ जी बिल्कुल सही। एक आध लोगों के आंसर और आने दो। यस, ओ क्यू जो है, ये ओ क्यू आपको मैग्नीट्यूड शो कर रहा है, तो ये जो ओ क्यू हो जाएगा ये मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट हो जाएगा, और दैट्स इक्वेशन नंबर 3। अब आपको देखो इस प्रॉब्लम को ना वेक्टर की नहीं, अब आप इसको ज्योमेट्री की प्रॉब्लम समझो कि भाई पैरेललोग्राम की दो साइड्स दी और एंगल दिया है, डायगोनल कैलकुलेट करना है। ये क्लास 10th में कैलकुलेशन होती है, 10th में या 9th में, कि पैरेललोग्राम की दो साइड्स दे देगा और आपसे कहेगा डायगोनल की लेंथ निकालो। अगर आप में से किसी को याद है, स्टैंडर्ड कैलकुलेशन होती है कि यहां से नॉर्मल ड्रॉप कर दो। अब जो डेरिवेशन है ना पैरेललोग्राम लॉ की, ये क्लास 10th में आप करते हैं। पैरेललोग्राम की साइड्स दी है, डायगोनल पूछ रहा है, तो आपने नॉर्मल ड्रॉप कर दिया। अगर ये एंगल थीटा तो ये भी एंगल थीटा होगा। रीजन सिर्फ यही है कि ये दोनों साइड्स इक्वल, ये ट्रांसवर्सल, ये और ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएंगे। तो ट्राइंगल एस एन क्यू में इन ट्राइंगल एस एन क्यू, तो ट्राइंगल एस एन क्यू में आप लिख सकते हो कि जो साइन थीटा होगा, वो साइन थीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर आपको कैलकुलेट करना है, हाइपोटेनस एस क्यू आप जानते हैं बी के इक्वल है, तो ये साइन थीटा आ जाएगा एस एन क्यू में। साइन थीटा इज परपेंडिकुलर विच इज क्यू एन डिवाइडेड बाय एस क्यू। साइन थीटा इज क्यू एन, एस क्यू देखो एस क्यू कितना है, एस टू क्यू इज बी, दिस इज साइड बी, सो क्यू एन हो जाएगा इट्स बी साइन थीटा, दैट इज इक्वेशन नंबर 4। इसी तरह से आप cos थीटा क्या, अब मुझे एस एन चाहिए, एस एन के लिए cos थीटा यूज करते हैं, cos थीटा होगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो आप लिख सकते हो cos थीटा इज बेस विच इज एस एन divided by hypotenuse which is SQ, SN over SQ। फिर से देख लो SQ है क्या, SQ is B, तो cos theta is SN over B, तो SN आया it's B cos theta, that is equation number 5। एक चीज और देखिए, मुझे ये बता सकते हो ट्राइंगल ओ क्यू एन में यहां पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं, ओ क्यू स्क्वायर इज ओ एन स्क्वायर प्लस क्यू एन स्क्वायर। इन ट्राइंगल ओ क्यू एन, ओ पाइथागोरस अप्लाई कर रहा हूं, ओ क्यू स्क्वायर इज ओ एन स्क्वायर प्लस क्यू एन स्क्वायर। देखिए दिस इज ओ क्यू ना, हाइपोटेनस इज ओ क्यू, बेस इज ओ एन, परपेंडिकुलर इज क्यू एन, सो ओ क्यू स्क्वायर इज ओ एन स्क्वायर प्लस क्यू एन स्क्वायर। ओ क्यू को आप क्या लिख सकते हैं, आर हो जाएगा आर स्क्वायर। अच्छा अभी रुक जाओ, एक स्टेप बढ़ा लेते हैं, ओ क्यू स्क्वायर इज, देखो ओ एन देखो, अरे अदिलो जगह नहीं बचेगी यार। ओ एन देखो, ओ एन, ओ एन क्या होगा, ओ एन इज ओ एस प्लस एस एन, ये होगा ना, ओ एन क्या होगा, इट्स ओ एस प्लस एस एन, ये ओ एन आ जाएगा, ओ एस प्लस एस एन का स्क्वायर प्लस क्यू एन स्क्वायर। सो व्हाट इज ओ क्यू, ओ क्यू इज आर, so it's r square। how much is os, os कितना है, देखिए यहां हमने कहीं लिखा होगा, इसे मैं कहता हूं इक्वेशन नंबर 6।
जरा सब्स्टिट्यूशन करते हैं। देखिए ओ क्यू आर है, 3 से निकालते हैं। ओ एस ए है, 1 से निकालते हैं। एस एन 5th से निकालते हैं। क्यू एन 4th से निकालते हैं। इन सबको उठाकर आप 6 में रख दीजिए। जब आप ये सारा सब्स्टिट्यूशन करोगे, ओ क्यू आर है आर स्क्वायर, ओ एस देखिए यहां ए है, एस एन यहां देखिए बी कॉस थीटा है। तो यहां से ना एक सीधा सा फॉर्मूला निकल कर आ जाएगा रिजल्टेंट वेक्टर कैलकुलेट करने का। प्लस Q1 है बी साइन थीटा और ये इसका होल स्क्वायर। तो जब आप ओपन करोगे इसको, होल स्क्वायर ओपन कर दो, इट्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यहां से आप कॉमन ले सकते हैं। दिस इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन ले लिया, सो दैट इज कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी कॉस थीटा। सो यहां नेक्स्ट स्लाइड देखो, एक कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 आ गया, इट्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos theta, that is equation number 7। तो ये 7 और आप r निकाल लो यहां से। तो यहां से r आ जाएगा, मैग्नीट्यूड आ जाएगा, इट्स रूट ओवर ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab cos theta। सो ऐसे आप रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करेंगे, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। दिस इज इक्वेशन नंबर 7। मुझे 7 तक डाउट्स बताओ, इक्वेशन 7 तक जहां जहां डाउट्स आ रहे हैं डाउट्स बताना शुरू कीजिए। बस एक स्टेप और रह जाएगा डायरेक्शन का। हाँ हिमांशु, साइन थीटा इसलिए लिया कि देखो इस ट्राइंगल में मुझे एस क्यू तो पता है, क्यू एन नहीं पता। तो क्यू एन के लिए क्या यूज कर सकते हैं, देखिए हाइपोटेनस पता है, परपेंडिकुलर नहीं पता। तो एक ही पॉसिबिलिटी है कि आप साइन थीटा यूज कर लीजिए, इसलिए साइन थीटा मुझे यूज करना पड़ा। अगर एक ट्राइंगल में परपेंडिकुलर चाहिए और हाइपोटेनस पता है तो एक ही पॉसिबिलिटी है कि साइन थीटा यूज करना। ऐसी देखो बेस चाहिए, जी साजिद बिल्कुल 5 मार्कर आता है। और बताइए, और डाउट्स इसमें? जी अदील, आप समझिए पूरे सिलेबस में ना आपके सबसे ज्यादा वेक्टर एडिशन में जो रिलेशन यूज होगा वो यही वाला इक्वेशन नंबर 7। दो वेक्टर्स देगा, रिजल्टेंट पूछेगा, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंटली आप 7 यूज करें। आती है अदील, हर साल आती है। लाइक कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि चांसेस 80% 90% होते हैं आने के, जिसमें से एक ये डेरिवेशन होती है पैरेललोग्राम लॉ। हाँ हिमांशु देखो, राइट एंगल ट्राइंगल में यार देखो तुम्हें हाइपोटेनस दिया है, बेस पूछ रहा है ना, तो एक ही ऑप्शन बचता है, cos थीटा ले लो विच इज बेस अपॉन हाइपोटेनस, इसलिए cos थीटा लिया। ऐसे सोचा करो, राइट एंगल ट्राइंगल दिया है, हाइपोटेनस पता है, बेस पूछ रहा है, तो बेस्ट क्या होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो cos यूज कर लो, या आप चाहें तो सेक यूज कर लेते हैं, लेकिन बेटर है कि cos यूज करके निकाल दो। आप चाहो तो सेक भी लिख सकते हो। और डाउट्स बताइए हिमांशु, तुम्हारा क्लियर हुआ? चलो, और कोई डाउट नहीं है, चलो। अब एक काम और बचा हुआ, भाई तुम्हें ये तो पता चल गया कि रिजल्टेंट ये जो है, ये जो वेक्टर आया, दो को ऐड कर कर इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगा।
अब परेशानी ये आती है इसका डायरेक्शन कैसे डिसाइड करोगे रिजल्टेंट वेक्टर आर का। तो डायरेक्शन का तरीका है कि अगर आप ये लिख दो कि ये रिजल्टेंट वेक्टर आर वेक्टर ए के साथ कितना एंगल बना रहा है, तो ये एंगल आपको डायरेक्शन दे देगा। इसे ऐसे सोचिए कि आपको ईस्ट, देखो ये एंगल डायरेक्शन कैसे बताता है, कुछ लोग परेशान रहते हैं इसमें। ईस्ट का डायरेक्शन पता है, अगर मैं आपसे कहूं यार एक काम करो ईस्ट से ना 30 डिग्री पे चले जाओ, तो तुम्हें पता चल गया कहां जाना है, तुम्हें डायरेक्शन मिल गई। मैं कहता हूं ईस्ट से 30 डिग्री पर फोर्स अप्लाई कर दो, तुम्हें पता है फोर्स किस डायरेक्शन में अप्लाई कर दी। सो ये एंगल जो है बेसिकली, ये एंगल विद रिस्पेक्ट टू वेक्टर ए, ये एंगल तुम्हें डायरेक्शन बता रहा है। अगर तुम ये एंगल कैलकुलेट कर लो तो तुम्हें डायरेक्शन पता चल गया कि तुम्हारा रिजल्टेंट वेक्टर आर कहां एक्ट कर रहा है। अब डायरेक्शन कैलकुलेट करने के लिए आप ऐसे जा सकते हैं कि tan बीटा इन ट्राइंगल ओ क्यू एन, ट्राइंगल ओ क्यू एन में ये जो tan बीटा है, दैट tan बीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, it's perpendicular upon base, it's qn by o. Tan beta is qn perpendicular by on, which is base. Tan beta is qn, on को देखो आप क्या लिख सकते हो, on को आप लिख सकते हैं os प्लस sn, on क्या आ जाएगा os प्लस sn, यहां से यहां तक os हो गया, ये sn हो गया, तो os प्लस sn, os प्लस sn। सो tan बीटा आया। अब qn की वैल्यू देखो, qn कितना था जरा देखो लास्ट कैलकुलेशन में, qn ये आया था b sin थीटा, sn ये था b cos थीटा, os था a। तो 1, 4 और 5 को सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, इसे मैं 8 कह देता हूं। 8 में इक्वेशन नंबर 1, 4 और 5 को रखते हैं, 1, 4, 5, 8। तो जब ये सब्स्टिट्यूशंस करेंगे तो tan बीटा आ जाएगा qn which is b sin theta, os which is a, sn which is b cos theta। so बीटा आ गया tan इनवर्स, tan बीटा पता है ना, तो आपको बीटा मिल गया। अब कई परेशान होंगे इनवर्स क्या होता है, इनवर्स मैं भी डिस्कस कर लूंगा। मुझे यहां तक बताओ, ये स्टेप आया, इसके बाद में इनवर्स समझा दूंगा इनवर्स का मतलब क्या, यहां तक डाउट्स बताइए मुझे। सो दैट स्टेप 3 बेसिकली डायरेक्शन बता रहे हैं। डाउट्स? कोई डाउट नहीं है, गुड। लगा रहा हूं साथ। जी हमजा, पूरी डेरिवेशन लिखना शुरू कीजिए। अब कोई डाउट्स नहीं है आप लोगों को तो जब ये स्लाइड लिख लें तो मुझे बताइएगा, फिर न्यूमेरिकल स्टार्ट करें। मुशर्रफ, सब कुछ क्लियर है, कहीं कुछ नहीं अटका?
जॉन, इरम, शफात, चलो गुड। चलिए इतना लिखा आपने तो नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। कोशिश कीजिए कि कैलकुलेशंस खुद करें, जहां आप अटक जाएं वहां हेल्प ले लीजिए। हो गया इतना? नेक्स्ट स्लाइड पर आऊं? चलिए, कोई क्लियर इतना? चलो गुड, लिख लिया आप लोगों ने सबने? चलो इसको रख करते हैं। अब देखिए सुनिए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का क्या मतलब है? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बहुत डिटेल नहीं पढ़ाऊंगा, बस जितने की आपको जरूरत पड़ेगी, आपको बस पता होना चाहिए मतलब क्या है। मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं साइन थीटा की वैल्यू हाफ है, कोई बताएगा मुझे थीटा कितना है एंगल? कोई एक आध जानता है साइन में हाफ कब आता है? चलो एक साथ का आंसर आया, साजिद, हमजा, बस इफ्फत का भी आ गया। चलो हाँ जी, सबका आ रहा है। चलो 30 डिग्री है ना? तो इसमें ना आप एक इंटरमीडिएट स्टेप लिख सकते हो, आप थीटा को ऐसे लिख सकते हो, साइन इनवर्स हाफ। इसका मतलब ये हो थीटा वो एंगल है जिसके लिए साइन की वैल्यू हाफ आती है। एक और एग्जांपल देखो, मैं आपसे कहता हूं कि tan थीटा √3 है, तो बताएगा मुझे थीटा की वैल्यू कितनी होगी? देखिए जरा, कुछ करा था क्लास 10 तक? हाँ बहुत बढ़िया, ऑलमोस्ट सभी के आ गए, कुछ को छोड़ के 60 डिग्री। सो जो थीटा है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, tan इनवर्स √3। गुड, सबका सही आ रहा है, tan इनवर्स √3 60 डिग्री हो जाएगा। सो इससे फायदा ये होता है कि आप एंगल निकाल सकते हो अगर आपको कुछ नहीं भी पता है। मतलब मैंने आपसे कहा कि tan थीटा जो है वो 1.2 है, आपको नहीं पता 1.2 कहाँ आता है,
आप सीधा ये लिखो थीटा इज tan इनवर्स 1.2, दैट्स इट, खत्म। ये थीटा की वैल्यू आप यूज कर सकते हैं। जैसे आप 30 यूज कर रहे थे ना, आप इसको भी यूज कर सकते हो। आप 60 यूज कर रहे थे, आप इसे यूज कर सकते थे। यहाँ आपको नहीं पता वैल्यू क्या है, तो आप यही छोड़ सकते हो। जैसे tan बीटा, इसे सॉल्व करने के बाद कोई नंबर आएगा, भाई मैं नहीं जानता उसके लिए बीटा क्या होगा, तो मैंने जस्ट यहाँ छोड़ दिया tan इनवर्स b sin थीटा by a plus b cos थीटा। So that is basically inverse trigonometric functions। इतना लिखिए, फिर न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं इसलिए। एक दो बेसिक न्यूमेरिकल्स करेंगे। आप लोग लिख लो तो बताना मुझे। हाँ, नेक्स्ट स्लाइड पर आ जाओ। ओके, सो एक बेसिक सा न्यूमेरिकल देखो। इस बेसिक न्यूमेरिकल में सीखो पैरेललोग्राम लॉ अप्लाई कैसे करते हैं, इसके बाद फिर आप करेंगे। सो आपको फोर्सेस दिए, एक फोर्स F1 दी है विच इज 1 न्यूटन, फोर्स F2 दी है विच इज 2 न्यूटन, एंगल आपको 60 डिग्री दिया है। सो आपने, आपसे कह रहा हूं मैं नेट फोर्स कैलकुलेट कीजिए। सो नेट फोर्स कैलकुलेट करने का मतलब है दोनों फोर्सेस ऐड कर दिया। नेट फोर्स F कैलकुलेट करनी है विच इज वेक्टर सम ऑफ F1 एंड F2। जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो देखो इनका आप रिजल्टेंट ले लो, द रिजल्टेंट इज F। अब इसे सॉल्व करने के तीन मेथड्स है ना, इसको सॉल्व, तीन स्टेप्स है बेसिकली। दिस इज स्टेप 1। वेरी गुड साजिद, सही आ रहा है। स्टेप 1 ये हो गया। स्टेप 1 था ना ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन, तो ज्योमेट्रिकली कंस्ट्रक्ट करके दिखा दिया, ये फोर्स F है डायगोनल। स्टेप 2 था मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना, तो आप मैग्नीट्यूड के लिए क्या रिलेशन था, देखिए ये फॉर्मूला ड्राइव किया था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो आप किसी को भी a कह दो, किसी को भी b कह दो, फर्क नहीं पड़ता। तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर 2F1 F2 cos 60। आप में से किसी को पसंद आया, नहीं मैं ऐसे नहीं लिखता, ऐसे लिखो। वो एक से एक होते हैं, हो सकता है कोई कहे कि नहीं ऐसे लिख दो, कोई परेशानी नहीं। आप किसी को पहले किसी को बाद में ले लीजिए, इट डज नॉट मैटर। cos 60, भाई काफी लोगों के सही आंसर्स आ गए हैं, बस अभी देखता हूं, पहले मैं सॉल्व कर दूं एक बार, बाकी लोगों को सिखा दूं। F1 इज 1 स्क्वायर है ना, F2 इज 2 स्क्वायर, 2 into F1 which is 1 into F2 which is 2, cos 60 is half, ये कैंसिल हो गया। सो ये रिजल्टेंट फोर्स आ गई, इट्स रूट ओवर 1 प्लस 4 प्लस 2। सो फोर्स आ गई रूट ओवर 7 न्यूटन। तो ये मैग्नीट्यूड है। सेकंड स्टेप है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ। ये जो फोर्स है ना, आप जिसे डायगोनल से शो कर रहे हैं, इसका मैग्नीट्यूड है रूट 7 न्यूटन। एक स्टेप और है, डायरेक्शन। तो डायरेक्शन के लिए मैं इस एंगल को बीटा कहता हूं। अब डायरेक्शन में फॉर्मूला लिखिए tan बीटा का। tan बीटा इज b sin थीटा ओवर a प्लस बी कॉस थीटा। अब यहां आपकी चॉइस नहीं है कि आप b को F1 ले लो या b को F2 ले लो। अब आपको ढूंढना पड़ेगा F1 और F2 में से कौन सा a है और कौन सा b। तो देखो जरा, यहां देखो, जब हमने डिराइव किया था तो बीटा किसकी रिस्पेक्ट में लिया था, a की रिस्पेक्ट में। तो जिस वेक्टर के साथ भी आप बीटा डिफाइन कर रहे हैं, दैट इज ए। बीटा किसके साथ लिया आपने, F1 के साथ, तो ये a हो गया, दूसरा वाला आपका b हो गया। तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं कि tan बीटा इज b
which is f2, sine theta, which is sine 60, divided by a, which is f1, plus b, which is f2, cos 60. So this is tan beta. f2 is 2, sine 60 is root 3 by 2, f1 is 1, plus f2 is 2, cos 60 is half, gets cancelled out. It gets cancelled out. Tan बीटा आ गया √3 डिवाइडेड बाई 2. तो आप फाइनली ऐसे लिखोगे बीटा इज tan इनवर्स √3 by 2. तो यहां जाकर न्यूमेरिकल कंप्लीट होता है. पहले निकालना पड़ेगा आपको, ज्योमेट्रिकली शो करना होगा, फिर आप मैग्नीट्यूड निकालोगे, फिर आप डायरेक्शन निकालोगे, फिर आप ऐसे लिखोगे आंसर कि भाई फोर्स है आपकी कितनी आई रिजल्टेंट √7 न्यूटन एट कितने एंगल पर, tan इनवर्स √3 by 2 विद रिस्पेक्ट टू f1. डाउट बताइए मुझे, क्योंकि इसके बाद के क्वेश्चंस आपको करने. और अगर आपको ये नहीं आता तो सिलेबस समझना बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए. देखो एक आंसर आया था 3. याद रखिए फोर्स वेक्टर है, डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते. अगर आप डायरेक्टली 1 + 2 कर सकते तो फिर इस चैप्टर की जरूरत ही नहीं. अदिल देखो किसके साथ लिया है, देखो डायग्राम में क्या लग रहा है, ये एफ जो है किस वेक्टर के साथ लिया हुआ है, देखकर बताओ मुझे. डायग्राम में फिगर देखो और बताओ मुझे किसकी रिस्पेक्ट में. f1 की रिस्पेक्ट में, बिल्कुल. तो इसीलिए मैंने f1 को a लिया, f2 को b लिया. और यहाँ देखो फाइनल लिखा भी एट दिस एंगल विद रिस्पेक्ट टू f. और डाउट्स बताइए मुझे इसमें. शफात, इरम, जॉन. ये बिगड़ा तो फिजिक्स बिगड़ी, इतनी तो श्योरिटी है. ये बिगड़ेगा तो फिजिक्स बिगड़ जाएगी. कोई डाउट नहीं है. वेरी गुड. लिख लीजिए इतना, फिर नेक्स्ट करते हैं. इतना लिखिए, फिर नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं, वो आप सॉल्व करोगे. अजलान यही तो पैरेललोग्राम लॉ है ना, कि अगर पैरेललोग्राम लॉ यही तो कहता है कि अगर दो वेक्टर्स को पैरेललोग्राम की साइड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो उनको ऐड करने के बाद जो भी आएगा वो पैरेललोग्राम का डायगोनल होगा. यही पैरेललोग्राम लॉ. तो जब आप पैरेललोग्राम लॉ यूज कर रहे हैं सॉल्व करने के लिए, तो वेक्टर्स को आप शो कर रहे हैं बाय द साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम. रिजल्टेंट ऐड करने के बाद जो भी आएगा वो पैरेललोग्राम का डायगोनल. और डाउट्स? अजलान समझ आया आपको? साइन नहीं 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 नहीं, tan इनवर्स है ना साथ. अगर यहाँ साइन बीटा होता ना तो आप बीटा को जरूर लिख देते 60 डिग्री, लेकिन tan है. tan में √3 by 2 कब आता है नहीं पता, साइन नहीं है. अगर साथ ऐसा होता ना साइन बीटा इज √3 by 2 तो 60 लिख देता, लेकिन देखो यहाँ साइन नहीं है, tan है, इसीलिए नहीं लिख सकता 60.
F1 is cos 60. कायनात कहाँ F1 इक्वल टू cos 60 आया बताओगे? कायनात में समझा नहीं बच्चे, F1 इक्वल टू cos 60 कहाँ है? एनीवेज चलिए सबने लिख लिया, इसे जरा सा सॉल्व करके बताओगे मुझे? अच्छा ये F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos 60 इसकी आप बात कर रहे हैं? हाँ, रिजल्ट फॉर्मूला यही होगा, बिल्कुल यही रिजल्ट है, यही तो आपने डराइव किया, तो सारे न्यूमेरिकल्स में आप यूज तो सही करेंगे, इसी को यूज करेंगे और किसी को। सो एक बेसिक सा और न्यूमेरिकल करो, जरा मुझे यकीन आ जाए कि आप सीख गए हो। अब मैं इसको फोर्स की जगह दो वेलोसिटीज या दो डिस्प्लेसमेंट दे रहा हूं, देखिए डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर्स है, तो एक डिस्प्लेसमेंट है इस डायरेक्शन में विच इज 5 मीटर, और एक डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है विच इज 3 मीटर। एंगल बिटवीन देम इज 120 डिग्री। कैलकुलेट टोटल डिस्प्लेसमेंट, कैलकुलेट टोटल डिस्प्लेसमेंट, करिए कैलकुलेट। मुझे S चाहिए विच इज S1 प्लस S2, और आप में से कुछ लोगों को प्रॉब्लम्स आएंगी cos 120 और sin 120 में, कुछ चीजें याद रखिएगा। cos 120 इज माइनस हाफ, ये नंबर्स आपको याद रखने होंगे, एग्जाम में गिवन नहीं होंगे, तो ये सब मैं लिखवाता चला जाऊंगा, आपको याद रखना है। करिए, सॉल्व करिए और मुझे फाइनल आंसर बताइए कितना आ रहा है। साजिद कैलकुलेशन चेक करो एक बार, कहीं कुछ गड़बड़ करो। इफ्फत आपका सही है बिल्कुल, बस एक इफ्फत का सही आया है, साजिद थोड़ी सी गड़बड़ कर रहा है। हाँ साजिद अब सही आ रहा है, तो पहले तो ऐसे डायगोनल दिखाओगे और ये मुझे चाहिए एंगल बीटा। रमशा बिल्कुल सही आ रहा है, इफ्फत, साजिद और रमशा, इन तीन का सही आ रहा है। डायरेक्शन भी कैलकुलेट कराइए। नहीं, 7 डायरेक्शन गड़बड़ है। देखो 7 डायरेक्शन के लिए ना इसे यूज करोगे भाई, डायरेक्शन के लिए इसे यूज करोगे। tan बीटा इज b sin थीटा बाई a प्लस b cos थीटा। अरे गुड, इफ्फत, इफ्फत का सही है, बिल्कुल सही आ रहा है, एक इफ्फत का डायरेक्शन सही है। साथ आपको दोबारा चेक करिए। इल्मा का मैग्नीट्यूड भी सही है, कायनात का मैग्नीट्यूड नहीं, गड़बड़ आ रहा है। कायनात फोर्स थोड़ी ना डिस्प्लेसमेंट है। अच्छा तो डायरेक्शन क्यों लिखा था? साथ डायरेक्टली तुम सब्ट्रैक्ट और ऐड नहीं कर सकते, तुम्हें यहां रखना होगा इस रिलेशन में। ए बी कॉस थीटा की वैल्यू रखो, गड़बड़ कर रहे हो। गुड हिमांशु, डायरेक्शन सही आ रहा है, वेरी गुड। तो अब तक एक तो इफ्फत का डायरेक्शन सही आया,
एक हिमांशु का डायरेक्शन सही आया। साजिद गड़बड़ है, चेक करो कैलकुलेशंस। रमशा थोड़ी सी गड़बड़ है, छोटी सी कहीं गड़बड़ कर रही हो, एक बार और चेक करो। अदील गलत आ रहा है, अदील गड़बड़ है। हाँ, कैसे कर रहे हो यार, मतलब यहाँ वैल्यू रखनी है, ब्लंडर कैसे हो सकता है। ए की जगह रखो, बी की जगह रखो, कॉस 120 माइनस हाफ होता है, रखो जरा। हमजा मैग्नीट्यूड सही है, डायरेक्शन आप गड़बड़ कर, अच्छा S2 के साथ लिया है आपने, ओके ठीक है हमजा। इल्मा का डायरेक्शन सही आ रहा है, शफात गड़बड़ है, आप माइनस साइन शायद इग्नोर कर रही हैं। सामिया सही आ रहा है, मिर्जा गलत है। हाँ, 7 मैग्नीट्यूड सही है, बिल्कुल वेरी गुड। अजलान गड़बड़ है, मिर्जा अब भी गड़बड़ है। यस साजिद डायरेक्शन सही है। हाँ रमशा, अब आप सही कर रही हैं। आयशा गड़बड़ है। शफात तुम्हारा अब तक नहीं आया। जॉन कोई आंसर नहीं है अब तक, क्या करते हो तुम लोग। अजलान गड़बड़ है, रूट 2 है कि रूट 3 है। आयशा गड़बड़ है। हाँ अब सही है अजलान। इरम गड़बड़ है, गलत आ रहा है। भाई जॉन एक भी नहीं सॉल्व हो गया तेरा, टेब्रो दिन आए हुए हैं। चलो भाई मैं सॉल्व कर रहा हूँ। भाई ये समझ लो, ये तुम्हारा एडिशन सब्ट्रैक्शन है, अगर आपको ये नहीं होता तो आगे तो ऐड सब्ट्रैक्ट करना मुश्किल हो जाएगा। सो आप डिस्प्लेसमेंट को ऐसे लिखोगे, √S1² S2² 2S1 S2 cos 120। हाँ जॉन अब सही है। 5² 3² प्लस 2 × 5 × 3 cos 120 माइनस हाफ लिखा था मैंने अभी, तो 2 से ये 2 कैंसिल हुआ, तो ये डिस्प्लेसमेंट आया टोटल, इट्स √25 प्लस 9 माइनस 15, तो ये आ गया √19 मीटर। या √19 मीटर इज योर डिस्प्लेसमेंट। अब आपको डायरेक्शन भी चाहिए भाई, बीटा तो आपको दिया हुआ है, टैन बीटा की वैल्यू रख दीजिए। टैन बीटा इज b sin थीटा, साथ थोड़ा सा गड़बड़ है अभी भी, a प्लस b cos थीटा। तो आप ऐसे लिख सकते हो, टैन बीटा इज b। भाई आपने बीटा किसके साथ लिया, S1 के साथ, सो दिस इज a एंड दिस इज b। जिसके साथ आप वेक्टर ले रहे हो वो a है और दूसरा b है, तो इसे आप लिखोगे b sin 120 डिवाइडेड बाय a विच इज, सॉरी b क्या है, b तो ये b है 3 divided by a is 5, b is 3 cos 120। सो ये tan बीटा आया 3, sin 120 मैंने लिखा था √3/2 होता है, 5 प्लस 3 cos 120 मैंने लिखा था माइनस हाफ होता है। सो यहां से आप लिख सकते हैं कि tan बीटा आ गया, इट्स 3√3/2 divided by 5 minus 3/2. So it's 3√3/2 divided by 10 minus 3 is 7/2. So this 2 will cancel this 2. Tan beta is 3√3/7. So your beta is this, ये direction.
tan inverse 3√3/7. बताइए भाई, क्लियर हुआ ये? tan inverse 3√3/7. This is your beta. इसमें कोई डाउट किसी को? ओके, कोई परेशानी नहीं। सो ये तो स्ट्रेट फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल था। इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन और करेंगे। मॉडिफिकेशन से पहले इसमें ना कुछ स्पेशल केसेस आते हैं, वो स्पेशल केसेस देख लीजिए। स्पेशल केसेस, केस 1। सो केस 1 का मतलब है इफ वेक्टर्स आर पैरेलल, वेक्टर्स आर पैरेलल। किसी को याद है पैरेलल वेक्टर्स में एंगल कितना होता है? एंगल बिटवीन पैरेलल वेक्टर्स। साजिद का गलत है, इल्मा अजलान का सही है, आयशा का ठीक आया, मिर्जा का ठीक है, रमशा सैफ का ठीक है। 0 डिग्री है ना? तुम लोगों को एक क्लास का नहीं याद आता, इसको लिखवाया मैंने सैटरडे इन सब चीजों को। 0 डिग्री। तो रिजल्टेंट तुम ऐसे कैलकुलेट करोगे, इट्स रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 0। सो ये हुआ रूट ओवर, इसे आप लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल हुआ, तो ये आर आया a प्लस बी ना। अब देखो फर्क समझो, मैंने आपसे कहा था मुझे वेक्टोरिकली ऐड करके दिखाइए a और b को, ये वेक्टर सम है। बट यहां जो हम एडिशन यूज करते हैं वेक्टर एडिशन, ये नॉर्मल एल्जेब्रिक एडिशन है, एल्जेब्रिक एडिशन। ये आ गया एल्जेब्रिक एडिशन। इसका मतलब ये हुआ कि अगर वेक्टर्स पैरेलल हैं तो आप डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। जैसे लास्ट क्वेश्चन में अगर मैं कहता 5 और 3 एक डायरेक्शन में, यहां 5 है यहां 3 है, तो टोटल 5 प्लस 3 8 हो जाता। अगर वेक्टर सेम डायरेक्शन में तो पैरेललोग्राम लॉ की जरूरत नहीं है। पैरेललोग्राम लॉ कहता है लगाओगे भी तो वही आएगा जो डायरेक्टली ऐड करने पर आता है। तो कैलकुलेशन आसान हो जाती है, आप डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। इसे एक तरह से और लिख सकते हैं, आप आर को लिख सकते हैं मॉड आर, ए को लिख सकते हैं मॉड ए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी। कि मींस वेक्टर्स अगर पैरेलल तो मैग्नीट्यूड्स डायरेक्टली ऐड हो जाए। आर को आप ऐसे भी लिख सकते हैं ए प्लस बी। अब इस स्टेटमेंट में ना डेप्थ है, उस डेप्थ को समझो। ये कहता है कि आप ये वेक्टर सम है कि आप वेक्टोरिकली सम करें या मैग्नीट्यूड्स को डायरेक्टली ऐड कर दें। दिस इज अलजेब्रिक सम, दैट्स द सेम थिंग। बट ये कब ट्रू है? दिस इज ट्रू ओनली इफ वेक्टर्स आर पैरेलल। हमेशा नहीं होता। अगर वेक्टर्स पैरेलल नहीं है तो ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा जैसे हमने यहां किया था। पूरा पूरा ये करना होगा अगर पैरेलल नहीं है। पैरेलल है तो फिर ये मिल जाता है आपको। दिस इज ट्रू ओनली इफ वेक्टर्स आर पैरेलल। अगर वेक्टर्स पैरेलल हैं तभी आप ये कर पाएंगे, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं। तो आप डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। और एक चीज और, डायरेक्शन क्या होगा रिजल्टेंट का? जहां ए और बी एक्ट कर रहे हैं वहीं आर लगा दो, उसी डायरेक्शन में एक्ट करेगा। सो डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट is same as that of given vector.
देखो कितना आसान हो गया, कुछ नहीं करना, डायरेक्टली ऐड करके लिख दो। जैसे ये ना F1 F2 60 डिग्री पर, तो अगर मैं ऐसे लिख दूं कि ये है F1 और ये है F2, सेम डायरेक्शंस में एक्ट कर रहा है। F1 is 10 न्यूटन, F2 is 3 न्यूटन, सेम डायरेक्शन में। टोटल फोर्स बताओ, टोटल फोर्स के लिए क्या करोगे, ऐड कर दो। मान लो ईस्ट के अलोंग एक्ट कर रहा है, टोटल फोर्स कितनी हो जाएगी, 10 + 3 हो जाएगा। टोटल फोर्स का मैग्नीट्यूड आ जाएगा 10 + 3 = 13 न्यूटन। तो आप लिख सकते हैं टोटल फोर्स है 13 न्यूटन ड्यू ईस्ट। इसे याद रखिएगा 1 मार्कर के लिए। ऐसा दे देगा तो पूछेगा एंगल क्या है, एंगल इज 0 डिग्री। So if you have two vectors which are parallel, तो आप उन दोनों vectors को directly sum up कर दो, algebraically add up कर दो, and that would be your final result. So that is parallelogram law of vector addition का special case one. बताइए यहां तक क्लियर है? चलो इतना लिख लीजिए, फिर नेक्स्ट एक और स्पेशल केस है उसे डिस्कस करेंगे। इसमें कोई डाउट है तो मुझे बताइए। सो यूजुअली ऐसी होता है कि जब वेक्टर सेम डायरेक्शन में होते हैं ना, तो फिर हम बार बार पैरेललोग्राम नहीं लगाते, डायरेक्टली ऐड करके लिखते थे। ये काम हमने वेलोसिटीज में करा था। डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में होते थे तो डायरेक्टली ऐड कर देते थे, कोई पैरेललोग्राम लॉ अप्लाई नहीं करते। 1D में यही करते थे। इतना लिखा आप लोगों ने, नेक्स्ट केस करें। चलो वेरी गुड, सबने लिख लिया। केस 2 देखो भाई, सबने लिख लिया था ना? इफ वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल। अच्छा, आप में से कोई ऐसा ना हो जो स्क्रीनशॉट लेता हो। स्क्रीनशॉट से कोई भला नहीं होता। अगर आप स्क्रीनशॉट ले रहे हैं तो वो सब आपके मोबाइल फोन में रह जाएगा, कुछ दिमाग तक नहीं पहुंचेगा। नोट्स तो लेने पड़ेंगे। यस हमजा, वेरी गुड। एंगल इज 180, राइट? सो एंटी पैरेलल मींस दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी। अच्छा, देखकर बता सकते हो किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, वेक्टर ए का या वेक्टर बी का? जस्ट ये डायग्राम देख करके बता सकता है मैग्नीट्यूड किसका ज्यादा है, ए का या बी का? हमजा का आंसर सही है, इफ़त सही बता रही है, आयशा सही, मिर्जा का गलत, इल्मा का सही है, रमशा का सही, सामिया शफात सही, सैफ का सही, साद का गलत है, कायनात का सही, साजिद का सही। जॉन तुम कोई आंसर नहीं देते हो, क्यों भाई? कुछ दिनों के बाद समझ में आना भी बंद हो जाएगा। एक इरम, इरम को हिलाना बड़ा मुश्किल होता है। हाँ, जिसके लिए जितनी बड़ी एरो उसका मैग्नीट्यूड उतना ज्यादा है। लास्ट क्लास में सिखाया था, इस एरो की लेंथ इससे ज्यादा है तो ए का मैग्नीट्यूड बी से ज्यादा होगा। एरोज ऑपोजिट डायरेक्शन में साजिद एंगल 180 डिग्री होता है, ये भी मैंने सिखाया था लास्ट क्लास, सैटरडे का, कि वेक्टर्स आर एक्टिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शंस। एरोज देखो, ऑपोजिट डायरेक्शन में एरोज है तो एंगल इज 180। लाइंस में ऐसी तो खींचते हो ना 180 डिग्री का एंगल। अब मैं फिर आपसे कह रहा हूं ऐड करिए ए और बी को। So R is root over a square b square 2ab cos 180। अब ये भी याद रखिएगा cos 180 -1 होता है। इट्स रूट ओवर a square b square 2ab cos 180 is -1। सो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, इट्स रूट ओवर a square plus b square minus of 2ab।
सो आर होगा रूट ओवर ए माइनस बी होल स्क्वायर. So the magnitude of resultant is a minus b. So this is the magnitude of resultant vector a minus b. R को आप ऐसे लिख सकते हो, इट्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए. सॉरी, सो एक चीज और देखो, ये जो था ना सम, ये था वेक्टर सम. आप ऐड कर रहे थे वेक्टोरिकली, लेकिन ये तो सब्ट्रैक्ट हो गया, अलजेब्रिकली सब्ट्रैक्ट हो गया. और यही तो होता है भाई, अगर एक फोर्स राइट में लगाओ, एक फोर्स लेफ्ट में लगाओ, तो टोटल फोर्स तो सब्ट्रैक्ट होगी. सो अगर वेक्टर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं और आप उन्हें ऐड करते हो वेक्टोरिकली, बट एक्चुअल में अलजेब्रिकली वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे. c माइनस बी से अलजेब्रिकली सब्ट्रैक्ट हो जाएगा. अब यहां एक चीज और आती है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, r को लिख सकते हो वेक्टर a प्लस वेक्टर b का मैग्नीट्यूड. इसे लिख सकते हो वेक्टर a माइनस वेक्टर b. तो कभी कभी आपको ये भी लिख कर दे देगा 1 मार्कर, मुझे कब ट्रू है. दिस इज ट्रू ओनली इफ वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल. अच्छा, अब आपसे पूछता है कि चलो ठीक है, डायरेक्शन क्या होगा. तो डायरेक्शन के लिए सिर्फ इतना याद रखो, जहां वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा वहां रिजल्टेंट आपका होगा. तो ऐसे लिख सकते हैं आप कि डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट इज सेम एज दैट ऑफ वेक्टर हैविंग ग्रेटर मैग्नीट्यूड. जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा, रिजल्टेंट उसी के डायरेक्शन में एक्ट कर रहा हो. वेक्टर हैविंग ग्रेटर मैग्नीट्यूड. तो ए का मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो रिजल्टेंट ए की डायरेक्शन में जाएगा, बी का मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है तो रिजल्टेंट बी की डायरेक्शन में जाता है. तो देखो एक एग्जांपल भी देख लें. मैंने यहां एक ईस्ट है, एक फोर्स ली विच इज 10 न्यूटन, एक फोर्स यहां ली विच इज 3 न्यूटन. मैं तुमसे कहता हूं ऐड करो इन्हें, F1 और F2 को वेक्टोरिकली ऐड कर दो. तुम्हें दिख रहा है कि ये ऑपोजिट डायरेक्शंस में है, तो तुम इनको मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने के लिए सबट्रैक्ट कर दो. F1 ग्रेटर है, F2 स्मॉलर है. F1 में से F2 को सबट्रैक्ट करो, so that's 10 minus 3, that comes out to be 7 Newton. So the net force is 7 Newton. किस डायरेक्शन में जा रहा है? ईस्ट के पास 7 न्यूटन जा रहा है ईस्ट के पास. So ऐसे आप रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर सकते हैं. डाउट्स बताना शुरू कीजिए. मिर्जा का पहला डाउट है, वेक्टर को डिटरमाइन करने वाली लाइन और रे से हम उसके मैग्नीट्यूड को जज कर सकते हैं. हाँ जी बिल्कुल मिर्जा, पिछली क्लास में भी सिखाया था कि ज्योमेट्रिकली वेक्टर को आप एरो से रिप्रेजेंट करते हैं. लेंथ ऑफ एरो मैग्नीट्यूड बताती है, जितना ज्यादा बड़ी लेंथ उतना ज्यादा मैग्नीट्यूड. मिर्जा आप थे शायद सैटरडे क्लास में. यार सैटरडे से मंडे तक आते आते भूल जाओगे तो 21 तक क्या याद रहेगा. एफ स्क्वायर को नेगेटिव ले सकते हैं. मिर्जा अगर सीखना है तो दोबारा से प्रॉपर स्टूडेंट बनना पड़ेगा. वरना सालों गुजरते चले जाएंगे, इनमें से कई नीट क्रैक करके निकल जाएंगे, आप परेशानी में फंस जाएंगे. F2 नहीं यार, हाँ क्या कह रहे हो. नहीं नहीं, F2 तो नेगेटिव है ही ना. देखो मैंने F1 माइनस F2 लिखा, F2 माइनस F1 नहीं लिख सकता. आप ये अगर पूछ रहे हो, नेट फोर्स का मतलब है अजलान टोटल फोर्स किस डायरेक्शन में एक्ट कर रही है. टोटल फोर्स दोनों को ऐड करके तो पता चलेगा. तो टोटल आई 7 न्यूटन. तो साजिद F1 माइनस F2 करेंगे, F2 माइनस F1 नहीं, ग्रेटर में से स्मॉलर. ये कर सकते हैं कि आप इसे पॉजिटिव ले लें, इसे नेगेटिव ले लें, तब भी ये माइनस ही हो जाएगा. जो अगर याद हो आपको तो मैंने इसे डिस्प्लेसमेंट वगैरह में कराया था मोशन इन 1D में.
हाँ बिल्कुल बिल्कुल कर सकते। चलिए लिख लीजिए। और डाउट्स बताओ मुझे इसमें। एक एक को जगह होगा ना। जॉन, हिमांशु, शफात, मुशर्रफ। मुशर्रफ का तो आज कोई आंसर ही नहीं। मुशर्रफ हो तुम क्लास में? कोई परेशानी नहीं, कोई आंसर नहीं, कुछ नहीं। हाँ जी मुशर्रफ। चलो भाई, जब इतना लिख लो तो मुझे बताना, फिर नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। एक स्पेशल केस और। इतना लिख लीजिएगा तो बताइए मुझे, फिर नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। शफात, मैं ग्रुप पे डालकर ना एक बार सबसे पूछ लूंगा, अभी तो मैंने चेंज नहीं करी। जी, ग्रेटर में से स्मॉलर हमेशा सब्ट्रैक्ट करेंगे, जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है उसमें से कम वाले को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। साथ हमेशा। चलो जी, ये लिख लिया सब लोगों ने, वेरी गुड। केस 3 देखो। यहाँ कोई बहुत ज्यादा सिंप्लीफिकेशन नहीं होता, बट फिर भी अगर वेक्टर्स परपेंडिकुलर, दैट मींस थीटा इज 90 डिग्री, और मैं आपसे कहता हूं वेक्टर ए और वेक्टर बी को ऐड कर दीजिए, तो जब आप रिजल्टेंट कैलकुलेट करेंगे, सो दैट्स रूट ओवर ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 90. Cos 90 is 0. So r is root over a square plus b square. तो रिजल्टेंट ऐसे आएगा। डायरेक्शन कैलकुलेट करने के लिए, सो अगर ये वेक्टर a है, ये वेक्टर b है, ये आपका रिजल्टेंट है। अच्छा देखो, क्या पाइथागोरस थ्योरम ला रही है यहाँ पे? पाइथागोरस दिख रहा है कि r इज, देखो ये वाली साइड a के इक्वल, ये वाली साइड b के इक्वल, तो रिजल्टेंट क्या है? हाइपोटेनस इट्स रूट ओवर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो अल्टीमेटली पाइथागोरस थ्योरम लगनी शुरू हो जाती है। अच्छा, इसके बाद केस 3 के बाद ये देखो, ये बीटा है अगर, तो tan बीटा का रिलेशन हमने लिखा था b sin थीटा, तो b sin 90 by a plus b cos theta, so a plus b cos 90, cos 90 0, so your tan beta comes out to be b by a, your beta comes out to be tan inverse b by a। तो ऐसे आप बीटा कैलकुलेट कर सकते हैं, विच इज tan इनवर्स b by a, ऐसे रिजल्टेंट आता है। भाई यहां तक बताइए, क्लियर है? क्लियर है यहां तक? चलो ओके, अब ये जरा मुझे सॉल्व करके दिखा दो। ये जो क्वेश्चन है,
हाँ हिमांशु करो, मुझे बस ये सॉल्व करके दिखा देना, इसे ना मैं सॉल्व करूंगा ही। 2 न्यूटन, F2 है यहाँ 1 न्यूटन, एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्री, टोटल फोर्स निकालो। हिमांशु स्क्वायर तब होगा जब दोनों वेक्टर्स इक्वल होंगे, है ना? अभी तो रेक्टेंगल है। स्क्वायर तब आएगा जब F1 और F2 इक्वल हो जाएंगे। कैलकुलेट नेट फोर्स, करिए कैलकुलेट। मुझे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही चीजें चाहिए। इल्मा का आंसर सही, साजिद का सही, इफ़त, रमशा, मिर्जा, अजलान का भी ठीक आ रहा है। मुशर्रफ तुम्हारा कोई आंसर नहीं है, जॉन का कोई आंसर नहीं है। जॉन जरा ढंग से देखो, 5 है, रूट वूट नहीं है कहीं कुछ? हाँ √5। सी के साथ सही आ रहा है। शफात आंसर, डायरेक्शन ठीक आ रहा है। साजिद बीटा जिसके साथ मैं कह रहा हूं उसके साथ लो। रमशा ठीक है, इफ़त का ठीक है, अजलान का ठीक है। साजिद दोबारा। हिमांशु गलत आ रहा है। ठीक है, साजिद सही आ रहा है। सैफ सही है दोनों पार्ट्स ना, एक पार्ट गलत है। बीटा जो मैं कह रहा हूं उसे कैलकुलेट करो। अच्छा, एक गलत है हिमांशु, मैग्नीट्यूड गलत आ रहा है यार, क्या गड़बड़ कर रहा है छोटी मोटी। कायनात मैग्नीट्यूड सही है, साद मैग्नीट्यूड सही है, हमजा नहीं, डायरेक्शन सही है। ठीक आ रहा है हमजा, जॉन सही आ रहा है आंसर। अरे भाई देखो यार, मैग्नीट्यूड निकालना है तुम्हें। हाँ जी सही आ रहा है, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर, F1 square 2 square plus 1 square, it's √5. So that is the net force, which is √5. डायरेक्शन चाहिए ना, tan बीटा। अभी बताया था यार, tan बीटा क्या होता है, b बाय a। और b कैसे डिसाइड करोगे? जिसके साथ वेक्टर ले रहे हो वो a है, दूसरा वाला वेक्टर b है। तो उसे आप लिख सकते हैं कि F2 बाय F1 है, F2 is 1, F1 is 2, tan बीटा is half. So this is tan beta, which is 1 by 2. So beta is tan inverse half. Beta is tan inverse half. That's it. यहां तक ज्यादातर लोगों का आ गया था, एक शफात का आंसर नहीं आया और एक मुशर्रफ का नहीं, बाकी पूरी क्लास का आंसर आ गया। जो सीनियर बच्चे रिवाइज करने के लिए आए, मैं उन्हें ज्यादा पुश नहीं करता। सामिया का भी नहीं आया, गलत बात है। चलो भाई इतना लिख डालो, जब इतना लिख लो तो बताना मुझे। शफात लिख लो तो बताना। हाँ सामिया लो। ओके ठीक है मेरे।
चलो जी, लिखा आप लोगों ने। अब इसमें ना कुछ छोटी छोटी सी चीजें देखिए जो आपको याद रखनी है। इसमें से एक ये कि अगर वेक्टर्स पैरेलल हैं तो ये जो रिजल्टेंट आता है ना, इसे कहते हैं मैक्सिमम रिजल्टेंट। इसे लिखो, पैरेलल वाले में ये चीज ऐड करो, इफ वेक्टर्स आर पैरेलल तो जो रिजल्टेंट आएगा दैट्स मैक्सिमम रिजल्ट। दिस इज मैक्सिमम रिजल्टेंट। और जब ये ऑपोजिट डायरेक्शंस में होंगे तो ये जो आएगा इसे हम कहते हैं मिनिमम रिजल्ट। सो अगर सेम डायरेक्शंस में है तो जो रिजल्टेंट आ रहा है दैट्स मैक्सिमम, और ऑपोजिट डायरेक्शंस में है तो जो रिजल्टेंट आएगा दैट्स दिस मिनिमम रिजल्ट। ये दोनों नाम लिख लीजिएगा, न्यूमेरिकल्स में यूज करेगा इसे। जैसे देखो एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन अगर मैं आपको दूं इसके ऊपर, मैक्सिमम एंड मिनिमम रिजल्टेंट of two forces are 20 Newton and 10 Newton. Calculate individual forces. So देखिए मैक्सिमम रिजल्टेंट का क्या मतलब है, लेट F1 और F2 आपकी फोर्सेस हैं, S1 नहीं पता, F2 नहीं पता, इनका रिजल्टेंट पता है। मैक्सिमम रिजल्टेंट कब आता है, जब वेक्टर्स पैरेलल होते हैं। और देखो मैक्सिमम रिजल्टेंट है क्या, आप इन्हें जब डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं, ऐसे डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं, दैट्स मैक्सिमम रिजल्ट। इसका मतलब ये हुआ कि अगर F1 और F2 दो फोर्सेस हैं तो मैक्सिमम रिजल्टेंट F1 प्लस F2 इज 20। देखो रमशा का आंसर भी आ गया। F minimum resultant is 10, F1 minus F2 is 10. So you have two equation and two variables. ये बताओ इक्वेशन नंबर 1 और 2 में कोई प्रॉब्लम है? देखो आंसर्स भी आ गया, जिलान का सही आ रहा है, रमशा का भी सही आ रहा है। इक्वेशंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। F1 प्लस F2 20 है, F1 माइनस F2 इज 10। तो आप एक काम कर सकते हैं, ऐड कर दीजिए। आप ऐड कर सकते हैं 1 और 2 को। तो जब आप ऐड कर दोगे, so F1 plus F2 is 20, F1 minus F2 is 10। देखो भाई 7 का भी आ गया, कैंसिल हो जाएगा ये। चलो गुड, 7 अब न्यूमेरिकल होने लगे। 30/2, F1 आ गया 15 न्यूटन। चलो हिमांशु का भी आ गया। अब F1 आ गया, किसी भी इक्वेशन में रख दो F1 को। F1 इक्वल टू 15 न्यूटन को 2 में रख दो, 1 में रख दो, यहाँ रख दो, 15 रख दो। इल्मा का भी आ गया। 15 plus F2 is 20, so F2, ठीक है हमजा बिल्कुल सही आ रहा है, 20 minus 15, गुड साद, F2 is 5। चलो साथ, अब तुमसे सॉल्व होने शुरू हो गए, अब फिजिक्स में परेशान नहीं करेगी। ऐसे ही होता है, कोई बहुत जल्दी शुरू कर देता है, किसी को थोड़ा सा टाइम लगता है, बट कोशिश करोगे तो सबसे हो जाता है। इसमें और किसी को परेशानी? शफात, इरम, जॉन, मुशर्रफ? चलिए गुड, इतना लिखिए। चलिए इतना लिख लीजिए। सो दैट वाज अबाउट वेक्टर। एक दो न्यूमेरिकल मुझे इस पर थोड़े से टफ और कराने। अच्छा, मैं फ्राइडे से क्लास की टाइमिंग्स बढ़ाना चाह रहा हूँ। अब मैं धीरे धीरे ना क्लास, अभी तो हम वीक में 4.5 आवर्स ले रहे थे, अब इसको धीरे धीरे 7 आवर्स करेंगे। फ्राइडे में क्लास 6 से स्टार्ट कर दूं, 6 to 8:30, 2.5 घंटे की हो जाएगी। किसी को कोई परेशानी नहीं है? अरे हिमांशु,
मैथ्स है। हिमांशु ये कहीं एडजस्ट नहीं हो सकती थोड़ी बहुत? मजबूरन हमजा फिर यही होगा, ले लेनी पड़ेगी।